हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे हमारा ये खास प्रोग्राम होता है भारत और उसके आसपास जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि हम अपने पड़ोस के बारे में जान सकें कि क्या कुछ हो रहा है। आज फ्राइडे है और आज ईद का दूसरा दिन है। आमतौर पर ईद 3 दिन तक मनाई जाती है, इसलिए हम आपको एक बार फिर ईद की मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बखैरियत होंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आज जिन इश्यूज पर मैं बात करूंगा सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ, वो एक तो पाकिस्तान में सियासत में कुछ बड़ी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। बड़ी तब्दीली इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके वापस पाकिस्तान आने की बात हो रही है। उनके वापस पाकिस्तान आने की बात हो रही है और इसके साथ साथ और कई तब्दीलियां हो रही हैं। वहां इलेक्शन की तैयारी के लिए शहबाज शरीफ दुबई में अपने साथियों के साथ चाय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। और भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मौलवी हैबतुल्लाह अखुंजादा, उन्होंने ईद के मौके पर एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान ये कहते हुए कि कोई दुनिया की ताकत हमें इस्लामिक शरिया कानून में कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव नहीं दे सकती। क्या कुछ है इस पैगाम में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मालदीव में इलेक्शन होने वाले हैं। मालदीव में प्रेसिडेंट इलेक्शन, पड़ोस में, हमारे भारत के पड़ोस में ऐसे इलेक्शन जिसमें किसी लीडर को कहा जाता है कि वो भारत का साथी है, भारत की सपोर्ट से है, किसी को चाइना के। और इस इलेक्शन में क्या कुछ होगा, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। हो सकता है नेपाल की भी एक खबर पर हम बात करें। शुरू करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि पाकिस्तान में एक अजीब सी खामोशी, खास तौर पर इमरान खान की जो गिरफ्तारी और उससे गिरफ्तारी से बचना, जेल जाना नहीं जाना, उस पर एक तरह की खामोशी है। इस बीच में कुछ नई नई खबरें आ रही हैं। क्या कुछ है पाकिस्तान में, क्या होने वाला है? जी काजमी साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। ईद की मुबारकबाद। और पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो पाकिस्तान में जो मैं देख रहा हूं यहाँ से कि अब इमरान खान का जो यूफोरिया था, जो इमरान खान का मतलब एक पूरा हलचल था कि कोई और है ही नहीं है, सिर्फ इमरान खान है, वो मुझे अब कुछ मतलब मीडिया के मतलब हवाले से कम दिखता मतलब आ रहा है। और ये सवाल जो है इमरान खान से खुद कहा गया था, पूछा गया था कि क्या आपकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, तो उनका जवाब यही था कि इलेक्शन करवा दीजिए, समझ लीजिएगा कि क्या होगा। उनका जवाब यही था कि आप इलेक्शन करवा लें तो पॉपुलैरिटी समझ में आ जाएगी। तो खैर वो बात तो अलग है। मैं जो दूसरी बात आपसे कहना चाह रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो 2019 में चले गए थे लंदन, और वहां पे उनके ऊपर तरह तरह के करप्शन चार्जेस थे और उन्हें 7 साल की सजा हो गई थी, उन्हें जेल जाना था। और उन्होंने बीमारी का बहाना बना करके, डॉक्टर के रिपोर्ट बनवा करके इमरान खान से की हुकूमत थी उसमें वो वहां से लंदन जो है, वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने हिजरत कर लिया पाकिस्तान से, तो वो उनका अपना वो हिजरत में चले गए लंदन से। और लंदन सियासत जो है वो अपनी चला रहे थे, और पूरी शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो नवाज शरीफ ही चला रहे थे लंदन से। अभी क्या हुआ है कि ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसने पार्लियामेंट्री एक ऑर्डर पास करवा लिया है, और उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जिन लोगों को मतलब पॉलिटिक्स से हटाने के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ को जो है ताउम्र तिल तिल मतलब उनकी जब तक उम्र है वो पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते हैं, उनको बरतरफ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में वहां के पाकिस्तान ने। और फिर उनको तरह तरह की सजाएं हो गई थी, किसी में 7 साल की, किसी में 10 साल की। तो वो तो पॉलिटिकली बिल्कुल मतलब इनवैलिड हो गए थे पाकिस्तान के लिए। तो अभी जो जो अलवी साहब है के प्रेसिडेंट, जो के पीटीआई के हैं, वो अभी हज पे गए हुए हैं।
और उनके डिप्टी जो है वो अभी प्रेसिडेंशियल पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो अब उनकी तो सरकार है ही है, उन्होंने एक लाइन कर दिया जैसे मोदी सरकार यहाँ करती है, एक लाइन जो है पार्लियामेंट में ले आए और उसमें उन्होंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। पार्लियामेंट जो है वो ज्यादा बड़ा है बल्कि के सुप्रीम कोर्ट के। तो ये तो यहाँ इंडिया में भी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि पार्लियामेंट बड़ा है, वो पाकिस्तान में भी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है कि पाकिस्तान वो उनका मतलब पार्लियामेंट बड़ा है। और पार्लियामेंट ने ये पास करा लिया है कि 5 साल का वक्फा खत्म हो गया है मतलब नवाज शरीफ का। तो अब वो बात वहां पे चल रही है कि अब नवाज शरीफ जो है वो आ जाएंगे। इसमें एक बात और मैं कह दूं, ये उस वक्त जब पाकिस्तान में जब इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर थे और वो चले गए थे, हिजरत कर गए थे नवाज शरीफ, तो वो वहां से धमकी दे रहे थे कि मैं आता हूं पाकिस्तान में, आ रहा हूं पाकिस्तान। तो इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मजमे को लेकर के आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाऊंगा, आप आए पाकिस्तान और मैं अपने मजमे को लेकर के आपको रिसीव करने जाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब बातें जो है वो चल रही थी वहां पे, लेकिन अब जो बहुत सीरियसली जो बात आ रही है वो ये कि नवाज शरीफ का आना तय हो गया, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं और ये पूरा इलेक्शन जो है वो शहबाज शरीफ के बस का नहीं है। ये तो वो जितने दिन वो हुकूमत कर रहे हैं वो तो जोड़ तोड़ में आ गए किसी तरह से, वो कोई पॉलिटिकल लीडर भी नहीं है, वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे वहां के। तो वो ये जो मतलब इलेक्शन कैंपेन और पूरा जो मतलब जो माहौल होता है चुनावी माहौल को संभालने के लिए वो नवाज शरीफ का ही है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि क्या नवाज शरीफ खड़े होंगे इलेक्शन में जो पाकिस्तान के मतलब जो लॉज हैं, और उसमें तो जानकार का यही कहना है कि नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन तो लीड कर सकते हैं, वो चुनाव में मतलब अपनी भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन वो खुद नहीं खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब आगे वक्त बताएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा और कब होगा। लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ जो है वो कुछ दिनों के मत में जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो ये अच्छा, आपकी बात आगे बढ़े, मैं बीच में थोड़ा सा लोगों को ये हम जानना चाहेंगे, ये जो हिजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने। देखिए, हिजरत एक तो डिक्शनरी के मीनिंग है सीधे सीधे के माइग्रेट कर गए, एक हिजरत के इस्लामिक हिस्ट्री है उसकी बाकायदा। प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे और वहां उनके लिए जिंदगी बहुत तंग थी, बहुत दुश्मनों ने घेर लिया था। क्या ये उस पर्सपेक्टिव में इन्होंने कह दिया, क्या कुछ है पाकिस्तान में? इसके मीनिंग क्या समझे जा रहे हैं? जी, ये सियासी लोग हैं, इनकी बातों में तो दोनों मीनिंग है। अब आप जिस मीनिंग को पकड़े आप ये तो डबल मीनिंग वर्ड है ना कि भाई हम यहाँ से माइग्रेट कर गए वहां और फिर वो अपने आप को जो है दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये तो मतलब पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, सियासी लोग होते हैं, तो ऐसे ऐसे चुन के अल्फाज लेके आते हैं ना जो कि मतलब आवाम को डायरेक्ट मतलब उसके ऊपर असर करे। तो ये एक मतलब ये कहते हैं कि ये भी एक जुमला है, जो हिंदुस्तान में जुमला चलता है उसी तरह से पाकिस्तान का जुमला है उनके अपने ऑडियंस को समझाने के लिए। अच्छा, ये अभी मैं थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ना चाह रहा हूं कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कवर हो सके। अभी जो इमरान खान के सपोर्टर्स ने, ऐसा कहा जाता है कि सपोर्टर्स ने फौजी उस पर हमला किया, उनके जो फौजी खासतौर पर रावलपिंडी में जो फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था और कई जगह पर हुआ था, उसमें कुछ लोगों के को वो किया गया है, बर्खास्त किया गया। वो कुछ कहानी थोड़ा सा बताइए क्या है? जी, ये तो खबर आ गई है कि आसिम मुनीर साहब ने अब खुद ही जो है वो आर्मी के उनके बड़े टॉप ऑफिशियल जो आर्मी के थे उसमें करीब 6 लोगों को उन्होंने सर्विस से बरतरफ कर दिया है, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। और उसमें कुछ बड़े अफसर भी थे जो उनका ये कहना है कि ये लोग जो है जो बलवाई थे या दंगाई थे या प्रोटेस्टर थे, ये कैसे घुस गए यहाँ हेडक्वार्टर में, और ये लोग जो हैं इनके घर के सामने वो सारे सीसी कैमरे टीवी लगे हुए हैं, ये लोग बाहर निकले भी नहीं और उनको भगाया भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये लोग इमरान खान के सपोर्टर थे या मतलब जो ये थे। तो उन्होंने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के लिए उनको जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आती है ना भाई कि हेडक्वार्टर के अंदर, आर्मी के हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो कॉमन सिटीजन जो है वो घुस जाए, और वो भी एक की तादाद में नहीं बड़ी तादाद में घुस गया। तो ये वहां पे आसिम मुनीर साहब ने ये डिसीजन ले लिया और वो बरतरफ हो गए हैं। मतलब 5-6 जो है वो सीनियर ऑफिसर रैंक के जो लोग थे जिनके घरों के ऊपर ये जो
मतलब दंगाई गए थे। तो ये बात तो खबर तो है ही है सही। अच्छा, इमरान खान का कोई रिएक्शन है इस पर? इमरान खान के अगर वो हमदर्द थे या इमरान खान के हमदर्द समझे जाते थे, क्या किसी किस्म का इमरान खान की पार्टी की तरफ से या खुद इमरान खान की तरफ से कोई रिएक्शन है, या उसे खामोशी से देख रहे हैं? क्या है? क्योंकि अब मुझे याद होता है, मुझे याद है कि एक मजिस्ट्रेट को उन्होंने धमकी दी थी, एक जज को धमकी दी थी इमरान खान ने। तो वो अभी भी इमरान खान अपने उस जोम में कुछ थोड़े बहुत बाकी हैं या बिल्कुल डिफ्यूज हो गए, क्या है? नहीं, मैंने तो कोई इमरान खान का कोई स्टेटमेंट इस हवाले से तो नहीं पढ़ा है। और इससे मैं यही लगा रहा हूं कि जो 9 तारीख का जो हंगामा हुआ था, जो इन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया था कि हमारे लीडर को, आपने इमरान खान को पकड़ लिया है तो हम ये कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो इमरान खान अभी डिफेंसिव में चले गए हैं इस मामले में। और वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आर्मी से फिर मजीद कुछ और आगे मतलब करें। और उन्होंने तो अपने ही मतलब ये कि रैंक होल्डर्स को उन्होंने जो है बरतरफ किया है। अब इमरान खान के सपोर्टर का भी बारी आएगी, वो शायद वो भी मतलब ट्रायल में जाएंगे, मतलब आर्मी के, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इमरान खान का ये लग रहा है कि वो आर्मी से अब झगड़ा नेला नहीं चाह रहे हैं, और वो मतलब ये कि खामोश है, वो खामोशी से सारी चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान काफी अहम इसलिए है कि तालिबान की सरकार के आने के बाद अभी तक किसी मुल्क ने उनको सरकार के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वो खुद भी जो सरकार आई थी उसे एक्टिंग गवर्नमेंट कहा गया था। आज भी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, इसी तरह से टेक्निकली लिखा जाता है। इस बीच में वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्ला अखुंजादे, उनका ईद के मौके पर जो बयान आया है वो बहुत ही दिलचस्प है, वो सख्त भी है। और क्या है इसके मानी? हैबतुल्ला के मतलब कंधार में बैठकर के काबुल को कंट्रोल करने वाला आदमी इस मजबूती से कैसे कह पा रहा है कि कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे? आपको उसमें क्या लगता है? जी, हैबतुल्ला, जो मुल्ला हैबतुल्ला अखुंज़ादा हैं, वो सुप्रीम लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है अफगानिस्तान के। और उनके पीछे जो है पूरी उनकी गवर्नमेंट खड़ी है और पूरी उनकी आवाम खड़ी हुई है। लेकिन एज ए एनालिस्ट मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए, अभी जो तालिबान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान में, इसको आप ईरान के जो इसी तरह की रूल जो है आया था, जो रेवोल्यूशन मतलब ईरान में हुआ था मेरे ख्याल में 1979 में, और जो उनके पहलवी जो है रजा शाह पहलवी जो बादशाह थे, उनको उनकी तख्ता पलट दिया गया था। और ये जो रिलीजियस लोग हैं, इन्होंने आकर करके अपनी कमान संभाल ली थी, और आज तक जो है वो अपना उसी तरह से वो मतलब अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं और कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो टाई भी नहीं पहनते हैं। उनका कहना है कि जो ईरानी जो भी जिनको आप देखेंगे तो वो एक व्हाइट शर्ट अंदर में पहने रहते हैं। उनका ये कहना है कि टाई जो है वो क्रॉस है, तो वो क्रॉस का सिंबल है, और मैं क्रिश्चियनिटी, हम लोग इस्लाम के आदमी है, तो उनका वो अपोजिशन है उससे। तो मैं उससे यहाँ लेकर के आना चाहता हूँ कि तालिबान जो है, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इस्लामिक सेमिनरी में पढ़े हुए हैं। ये जो तालिबान है, इनको आप वेस्टर्न लिबरल जो डेमोक्रेटिक स्टेट के लीडर होते हैं उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये तो अगर आप हिंदी में कहें कि रूढ़िवाद और बिल्कुल मतलब कट्टरवाद, इस पंथी के लोग हैं। तो इनसे ये तो नहीं कर सकते हैं कि ये अपने आप में फिसल जाएंगे या डोल जाएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक एड दिखा रहे हैं अफगानिस्तान को कि अगर आप शरिया लॉ को अगर आप हटा दें और ये लेके आए तो हम आपको इकोनॉमिक एड देंगे। तो अब आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान की जो कहानी है, ये तो बड़ी लंबी कहानी है कि मतलब वो लोग अपने आप को सरवाइव कर लिया उन्होंने। जितनी भी उनको अजियत दी दुनिया ने या जितना भी कुछ किया, वो अपने आप को सर्वाइव कर लिया। वो पहाड़ों पर और चट्टानों पर गुजारा कर करके अपने आप को उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना कि वो नाइट लाइफ और बार और इस तरह की चीजें जो है अफगानिस्तान में लेके आए, जो कि अमेरिका में और यूरोप में जो है वो खुलेआम चल रही है। तो वो तो मतलब वो है कि भाई अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, वही जो है हमारी जिंदगी ले लेगा। और हमें बस इतना है कि सोने के लिए एक जगह हो जानी चाहिए, 2 वक्त खाने के लिए कुछ मिल जाना चाहिए। इससे ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है।
तो उनका ये कहना है कि हमारी जो कोर आइडियोलॉजी है, यही उनका अखुनज़ादा का जो ईद का मैसेज था, मैंने देखा है, तो वो कोर आइडियोलॉजी पे हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो वेस्टर्न हुकूमत है, और वो उसका ये कहना है कि इस कोर आइडियोलॉजी को आप जो है सॉफ्टन करें, उसको जो है थोड़ा मतलब ढीला करें और इसके ऊपर आप ना चलें। तो ये बड़ी कशमकश चल रही है वेस्टर्न के लिए। वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो भी जानते हैं कि वेस्टर्न ऑडियंस जो है, जो वेस्टर्न ममालिक है जो हमें एड दे रहे हैं, हमें एक हद तक प्रेशराइज कर सकते हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको भी खेल देंगे। लेकिन मुश्तबा साहब, एक दो चीजें मैं याद दिलाऊं। अभी कुछ हफ्ते पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर ने सीक्रेट मुलाकात की आकर के हैबतुल्लाह जो सुप्रीम लीडर हैं अखुनज़ादा, उनसे। उसके बाद वहां प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली होती है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आता है कि अब तालिबान ने सिक्योरिटी काफी बेहतर की है, हालात बेहतर है। वो एक तरह से वो इशारा दे रहे हैं कि शायद वो कोई एक्सेप्ट करने वाले। शायद हमारी अब से पहले भी बात हुई थी कि कहीं तालिबान और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। हालांकि मैं जाती तौर पे ये जानता हूं, मुझे लगता है कि तालिबान के और अमेरिका के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। वो जो बंद दरवाजों में बात हुई थी कतर में एक लंबे अरसे तक, इस हुकूमत की तब्दीली से पहले तक, उसकी डिटेल कोई नहीं जानता। अब आपको क्या लगता है कि एक तरफ ये सख्त मौकिफ जो सुप्रीम लीडर ने किया, बयान दिया, उसके अलावा अब्दुल कबीर जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने कहा कि हमें दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है और 16 मुल्कों में हमारे एनवॉयज यानी एम्बेसडर लेवल के लोग हैं। तो यानी वो ये इशारा दे रहे हैं कि दुनिया अब हमें कबूल कर रही है। आप इसको बिटवीन द लाइन क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो तो तालिबान के फेवर में ही है। अब कौन कौन जो है टर्म्स एंड कंडीशन में कौन डोमिनेट करेगा? वेस्टर्न ममालिक डोमिनेट करेगी अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि तालिबान डोमिनेट करेगा? ये कशमकश है। अभी मैं आपको ओस्लो का जो मीटिंग पिछली बार जो हुआ था, जिसके बारे में आपको बताया, तो ओस्लो के मीटिंग में जो ये तालिबान के लोग जो गए हुए थे, तो वहां पर एक खातून थी जो वेस्टर्न ममालिक की रिप्रेजेंटेटिव थी। तो उन्होंने ये कहा है, मतलब उनका फास्ट स्टेटमेंट था कि तालिबान जो है अब गर्ल्स के स्कूल एजुकेशन पर वो राजी हो गए। ये बड़ा स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान में गर्ल्स स्कूल होंगे, ऑल गर्ल्स स्कूल होंगी, और गर्ल्स को जो है हम हाई स्कूल तक जो है मतलब पढ़ाएंगे। उस पर ये तालिबान लोग राजी हो रहे हैं, जो कि अभी तक ये था कि कोई लड़की पढ़ नहीं सकती है, ये उनका मतलब मौकिफ था। तो ये सब तब्दीलियां हो रही हैं जिसको नोटिस किया जा सकता है कि अब उनका ये कहना है कि कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। ये तालिबान का कहना है कि हम कोई एजुकेशन अलाउ नहीं करेंगे, कॉलेज एजुकेशन अलाउ नहीं करेंगे, ऑफिस में जो है वो औरतें काम नहीं करेंगी। तो ये सब उनके स्टैंड है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी चेंज किया है कि अब वर्ल्ड के प्रेशर पर आने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं स्कूल गर्ल्स के स्कूल एजुकेशन को अलाउ कर दूंगा। अब वो आकर के इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये चेंजेस हो रही हैं और दोनों की तरफ से झुकना पड़ेगा। और वेस्टर्न ममालिक को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पैरामीटर्स वेस्टर्न डेमोक्रेसी के हैं, जो लिबरल डेमोक्रेसी के हैं, वो अफगानिस्तान पर यूज नहीं होंगे और उनको जो है उनके टर्म्स पर हमें जो है लाना पड़ेगा। तो ये जो है यही चीज चल रही है। क्या एज ए जर्नलिस्ट अगर और नजदीक से समझने की कोशिश की जाए, ये दो बयानों के बीच में, यानी जो सुप्रीम लीडर है उनका बयान और प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त उनका बयान, इन दोनों को मिलाकर के क्या ये कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम लीडर हैं वो वहां की होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इस किस्म के बयान दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर दुनिया की यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं? ये इसके बीच में कोई यानी दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं और दोनों आइडेंटिटी एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जैसे आमतौर पर हुकूमतें करती भी हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो अखुनज़ादा का जो खुतबा था वो बिल्कुल प्योरली जो है उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए था, एक कॉमन अफगानी के लिए, जो उनके दिल को भाएगा कि हम इस्लाम से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं और इस्लाम में जो 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 कवायद हैं उसको मैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा और बिल्कुल वो करूंगा। तो जो कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए थी। और जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल कबीर,
तो वो उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को जो है के लिए उनका जो स्टेटमेंट था वो ये कह रहे थे कि अब हमें टाइम आ गया है कि अब हमें इंटरनेशनल जो कंट्री है वो हमें रिकॉग्नाइज करे और हमें जो है वो एड दे और हमसे बिजनेस करे। हम जो है दुनिया के जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस हैं उसमें हम इंटीग्रेट होना चाहते हैं। हमको आइसोलेट ना करे कि हम जो है तालिबान है तो हम एक तरफ एक किनारे बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान को जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जरूरत है। तो ये दो पैरेलल स्ट्रीम चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चलते रहेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक बंद हो जाएगा एक चलने लगेगा। तो ये दोनों चीजें चल रही। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे हमारे मोदी जी भारत में जो है वो मुसलमानों पर कुछ भी होता रहे, मॉब लिंचिंग होती रहे, एक लफ्ज नहीं बोलते और कायरो में जाकर के मस्जिद में भी जरा घूम करके आते हैं, दुनिया को ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये डबल फेस सरकारों का आम तौर पर होता है। अब मैं चलता हूं मालदीव की तरफ, क्योंकि आपके जरिए बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है साउथ एशिया के मुल्कों की जो हमारे दर्शकों को मैं समझता हूं जरूरत भी है जानने की, और बहुत लोग आपका प्रोग्राम पसंद करते हैं। मालदीव में क्या कुछ हो रहा है? जी अगर इजाजत दें तो आपने मोदी जी की जो बात छेड़ी थी उसको मैं थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ा देता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के से कि अभी जो बिडेन और हमारे प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई तो उसमें से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आया और उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये लिख जो बिडेन साहब ने और मोदी साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया है तो वो पाकिस्तान को उन्होंने एज ए टेररिस्ट और हब ऑफ टेररिज्म वगैरह कह करके उसमें डिक्लेयर किया है। और उसने कहा है कि पाकिस्तान जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा और इस तरह के संगठन के ऊपर जो है वो लगाम लगाए और टेररिज्म को एक्सपोर्ट ना करे और ये करे वो करे। तो जिसपे पाकिस्तान में खलबली मच गई और वो खलबली इसलिए मची और इसको लेकर के इमरान खान सामने लेकर के आए कि अब जो है अमेरिका के सामने पाकिस्तान की यह हकीकत हो गई, जबकि वो एक टाइम में जो है फ्रंट स्टेट था, फ्रंट लाइन स्टेट था ऑन वॉर एंड टेररिज्म। अमेरिका का खुद मतलब बयान था कि पाकिस्तान के अलावा तो कोई दूसरा मुल्क हो ही नहीं सकता टेररिस्ट को फाइट करने के लिए। यहां पर ये जो तालिबानी लोग थे ये जाके रोनाल्ड रीगन से मिले व्हाइट हाउस के अंदर और उन लोगों ने जाकर के कहा कि और रोनाल्ड रीगन की का जो स्टेटमेंट है वो यही है कि ये हमारे मसीहा हैं, ये हमें जो है सोवियत यूनियन से जो है निजात दिलाएंगे। और आज के डेट में मोदी साहब के कहने पर अमेरिका जो है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बोल रहा है। ये इमरान खान ने जो है बहुत कड़े अल्फाजों में कहा और जिसका रिएक्शन जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ जो अभी प्रधानमंत्री है वहां के। उन्होंने अमेरिकन जो एम्बेसी है वहां के कुछ ओहदेदारों को बुलाया और बुलाने के बाद जो है अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया कि अमेरिका जो है वो ऐसा कैसे कह सकता है कि हम जो है वो टेररिस्ट हैं। तो ये नई गतिविधि चल रही है इंडिया के आगे होने से। अच्छा, ये देखिए ये बात आपने बहुत सही से याद दिलाई। मैं 98 में अमेरिका गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के गेस्ट के तौर पर, बहुत से मुल्कों से जाते हैं वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। तो वहां एक बात सामने आई जो अक्सर सामने आती है बहुत से पत्रकारों के कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या ये कहिए व्हाइट हाउस वो ये कहता है कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता। हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो परमानेंट दोस्त होते हैं, यानी मुल्क को जहां फायदा होगा वहां जैसा चाहेंगे वैसा वो करेंगे, वो पॉलिसी बदलते रहेंगे। अब दुनिया के दूसरे मुल्क उसमें बेवकूफ बन जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान इमरान खान कहते रहे कि हमने 70,000 शहीद दिए हैं अफगानिस्तान जंग में, तो उन्होंने शहीद दे लिए, बात खत्म हो गई। अब वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, अब उनको व्हाइट हाउस को ये सूट करता है। क्या अब अमेरिका को भारत की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई चीन के खिलाफ कि अब वो भारत के कहने पर अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली कर रहा है? मुझे याद आ रहा है मनमोहन सिंह के जमाने में जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसके साथ हाइड एक्ट पर भी दस्तखत किए गए थे भारत की तरफ से, और हाइड एक्ट का मतलब सीधा ये था कि जो कुछ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होगी वो आपको भी माननी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब क्या ऐसी हालत हो गई है अमेरिका की? मिडिल ईस्ट में कमजोर, यूक्रेन में हालत खराब, ताइवान चाइना वाला जो साउथ चाइना वाला इशू है वहां परेशान। तो अब क्या भारत की जरूरत इतनी ज्यादा हो गई अमेरिका को कि वो अपनी पॉलिसी
हमारे हिसाब से एडजस्ट करें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, और मैं इसमें सब लोग अभी जो अखबारों में देख रहे होंगे या सारे जो मीडिया में चल रहा है कि मोदी सरकार, अभी कल जयशंकर ने भी जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग जो है वो इंडिया का प्रधानमंत्री का जो है वो वॉशिंगटन का विजिट था, और पूरे मतलब क्या कहते हैं, जय जयकार चल रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि इतना सक्सेसफुल उन्होंने मतलब ये दौरा किया। और उसमें ज्यादातर जो है वो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो संधि वगैरह हुई है, डिफेंस डील हुई है, वो तो है ही है, लेकिन ज्यादा जो यहाँ के जो जो मीडिया वो हाईलाइट कर रहे हैं कि बिडेन सरकार ने जो है वो मोदी जी के कहने पर पाकिस्तान की नीति बदल दी है, पाकिस्तान के ऊपर अपना जो है नीति बदल दिया है, ये बहुत डोमिनेंट लेवल पे आया। लेकिन अब मैं बता दूं कि एक चीज जो टोटल मीडिया है, और जो कि बिल्डर ने जो है वो मोदी जी को मतलब कहते हैं टोपी पहनाया है, मोदी जी को टोपी पहनाया है जो बिडेन ने, वो ये है कि उसी जो डिक्लेरेशन हुआ है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, उसमें बिडेन ने कहा है कि म्यांमार में, बर्मा में जो अभी मिलिट्री जनता है वो बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है, और उसके बाद वहां डेमोक्रेसी नहीं है, और वहां पे जो है मतलब पूरा का पूरा जो है वो डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो इसको बंद किया जाए और मतलब वहां पे डेमोक्रेटिक निजाम लेकर के आ जाए। उसके बरखिलाफ जो है, जो वहां के अभी जो मिलिट्री जनता है वो उखड़ गए हैं इंडिया के अगेंस्ट में और अमेरिका के अगेंस्ट में। अब इंडिया की और जनता की संधि है कि आप हमारे इंटरनल मामले में नहीं बोलेंगे, ये संधि है मिलिट्री डिक्टेटर से, इंडिया ने संधि की हुई है वहां पे, और इंडिया जो है उसी का जो है मतलब ये तो जो बिडेन ने टोपी तो पहनाई इसको, अब उन्होंने तो अपनी संधि, और ये संधि जो है मिलिट्री जनता से वो इसलिए है कि हमारे यहाँ टेररिज्म वो नहीं होने देंगे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और जो म्यांमार से लगा हुआ। दूसरा कि जो हमारा कॉरिडोर है साउथ ईस्ट एशिया में जाने का, वो म्यांमार से जाएगा, इंडिया की पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी म्यांमार पे ही होगी, अब वो बंद कर देंगे। तो ये मोदी जी ने क्या किया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारा, ये सेटिस्फाई करने के लिए कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो बिडेन को बुलवा दिया, और जो बिडेन ने म्यांमार के अगेंस्ट में इंडिया को बुलवा दिया। हाँ, यानी वो देखिए बहुत ही जैसे चेस का खिलाड़ी होता है ना, वो दूर तक नजर रखता है कि कहाँ मेरा ये जाएगा तो ये नतीजा क्या होगा। वो बहरहाल वाशिंगटन में जो बैठे हुए लोग हैं वो अपने तरीके से चीजों को प्लान करते हैं, लेकिन हमेशा वाशिंगटन में बैठे हुए प्लानर्स कामयाब नहीं होते, हमने उन्हें नाकाम होते हुए भी देखा। अब मैं चलता हूं अभी उसके म्यांमार के इलेक्शन पर, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम रह गया है। म्यांमार में क्या कुछ मालदीव सॉरी अच्छा, मैं चलता हूं मालदीव की तरफ, ये एडिट हो जाएगा ये हिस्सा, जरा देख लेना। अब चलता हूं मैं मालदीव की तरफ। मालदीव में इलेक्शंस का क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जो होने वाले हैं, वहां क्या कुछ सूरत हाल है? जी जी जी, मालदीव के अंदर जो है 9 सितंबर को इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, 9 सितंबर को इलेक्शन होगा। उसमें जो अभी करंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह हैं, जो अभी वहां के मालदीव के जो प्रेसिडेंट है, वो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने जो उनके जो स्पीकर थे, उनका जो मजलिस पार्लियामेंट है उसके स्पीकर थे मोहम्मद नशीद, उनको जो हरा दिया है, और वो पार्टी के कैंडिडेट हो गए हैं, उस पार्टी के मतलब मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो वो एक कैंडिडेट है। दूसरे जो है उनके अब्दुल्ला यमीन है, जो प्रो चाइना मतलब अपने आप को कहलाते हैं, और मतलब उनकी वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। वो उनकी जो दूसरी पार्टी है वहां पे नेपाल में, वहां मालदीव में, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, तो वो एक कैंडिडेट है। लेकिन उनके साथ ये है कि वो 10 या 12 साल के लिए वो इलेक्शन से बाहर हो गए हैं, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, तो शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उनकी जगह पर जो है उन्होंने एक दूसरा भी कैंडिडेट अपनी पार्टी से किया है, उनका नाम है मोहम्मद नाजिम। तो अगर वो अब्दुल्ला यमीन जो है वो नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह पर नाजिम साहब आ जाएंगे। और उसके बाद जो है अगली पार्टी जो है वो जमहूरी पार्टी करके है वहां मालदीव में, जिसमें कैसर इब्राहिम जो है उसके लीडर है। तो ये मेजर जो है वो फिगर्स है। अब इसमें एक नई बात जो आ गई है कि नशीद साहब और सोलेह साहब, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और नशीद साहब, ये दोनों बानी हैं मतलब मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के। ये कॉलेज से एक दूसरे के दोस्त हैं, और पूरी मालदीव पार्टी के जो है वो यही दोनों लोग थे, और नशीद इसमें आगे थे, और उनके जो कहते हैं जैसे अमित शाह और मोदी जी थे हैं,
तो उसी तरह की वहां पर इक्वेशन थी कि नशीद आगे थे और ये जो सॉले है ये जो है ये उनके पीछे थे। अब वो आगे पिछला इलेक्शन जो 2018 में था, अगेन इनके ऊपर, नशीद के ऊपर करप्शन और तरह तरह के चार्जेस आ गए थे, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। तो उस वजह से जो है ये सॉले जो अभी हैं ये प्रो इंडियन, मतलब नशीद भी प्रो इंडियन है। तो अब इन दोनों में जो है काफी ठन गई है। और ये जब ये हार गए मतलब इस प्राइमरी प्रेसिडेंट केस में, तो अब नशीद का कहना ये है कि हम जो है फिर भी लड़ेंगे। और इन्होंने अलग एक पार्टी बना ली है जिसका नाम है द डेमोक्रेट्स, और 20-25 MP जो है वो इनके पीछे हैं, नशीद के पीछे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगा कि प्राइमरी में तो हार गए अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी में, लेकिन जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, क्योंकि नशीद की अपनी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, क्योंकि वो जो है पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, पहले जो है मोहम्मद अब्दुल गयूम जो थे वो 30 साल से मतलब डिक्टेटरशिप कर करके मालदीव पे हुकूमत कर रहे थे। और उसके बाद जो है ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो शुरू हुआ है, इसमें नशीद जो है ये शुरू से ही है और एक पॉपुलैरिटी उनकी अपनी बनी हुई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो अब्दुल्ला यमीन जो है वो एक अच्छे बड़े फिगर थे, लेकिन अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो ये इलेक्शन जो है पूरा नशीद और सॉले जो मोहम्मद साले है, इब्राहिम सॉले, इनके बीच आ जाएगी। अब इसमें एक आखिरी बात मैं आपको कह देता हूं कि ये सारे इलेक्शन जो है वो हिंदुस्तान के जो पॉपुलेशन है या अमेरिका का पॉपुलेशन है, चाइना का पॉपुलेशन, उसके लिए नहीं हो रहा है। वहां सिर्फ 5,20,000 लोग हैं। मालदीव की जनसंख्या जो है वो दिल्ली के एक मोहल्ले के बराबर है, मतलब पूरा ओल्ड दिल्ली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो भी उससे बड़ा होगा। जो दिल्ली का ओल्ड दिल्ली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शाहजहानाबाद जिसको कहते हैं, वो जामा मस्जिद के चांदनी चौक के इर्द गिर्द जो है, उसकी संख्या जो है वो 5 लाख से ऊपर की होगी। और ये पूरे मुल्क में जो है वो पॉपुलेशन 5,20,000 की है। लेकिन क्योंकि मालदीव का इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पूरे दुनिया के लिए, चाइना उसको चाहती है, अमेरिका उसको चाहती है, इंडिया उसको चाहती है, अरब ममालिक उसको चाहते हैं, वो सारी चीजों की वजह से मालदीव जो है ये अपने आप में एक अजीब सा जो है ये लेटरल स्टेट कहते हैं। इसके करीब 200 या 300 कितने 400 जो है जजीरे हैं, उसमें जो माले हैं वही जो है लोग जो है बसते हैं, बाकी तो जजीरे जो है वहां कोई है ही नहीं है, बिल्कुल सुनसान बेअबान है। तो ये मालदीव की खबर है। मैं आपको बताऊं कि हमारी फैमिली से कुछ लोग गए थे मालदीव पिछले कुछ महीने पहले, तो वो तजर्बा बताया उन्होंने कि एक नॉर्मल जहाज से फ्लाई करना होता है, उसके बाद फिर वो समंदर में जो जहाज उड़ता है, जिस तरह की पब्लिसिटी मोदी जी ने बनारस में की थी कि वो एक हम ऐसा जहाज ला रहे हैं कि वो नदी से उड़ेगा और नदी पे ही उतरेगा, वो पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन वहां वो जहाज मुसलसल ऐसे ही उड़ते हैं जैसे किश्तियां होती हैं, एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक जाना, तो वो हवाई जहाज जाता है। वो बहरहाल ऐसा मुल्क है कि बहुत से जजीरे हैं, छोटी सी आबादी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें पूरे हफ्ते में इस पूरे इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों के खबरों का राउंड अप और उसमें आप अपनी ओपिनियन, अपना तज्जिया देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपका प्रोग्राम रेगुलर देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि और क्या कुछ इसमें हम कर सकते हैं और बेहतरी लाने के लिए, और हम जरूर कोशिश करते रहते हैं कि सारी खबरें आप तक पहुंचे, ताकि इस गोदी मीडिया ने जो पर्दा डाला हुआ है तमाम खबरों पर, उससे जरा पर्दा उठे और आपको ज्यादा हकीकतें, आपको ज्यादा बेहतर खबरें पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।